हेलो गाइस, तो लेकर आ चुका हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है लव इज इंडिविजिबल। ये एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप का एनिमे है और इस एनिमे में हमें लव ट्रायंगल देखने को भी मिलेगा। और मुझे पता है कि मेरे ऑडियंस को रोमांटिक कॉमेडी टाइप का एनिमे देखने में कितना ज्यादा मजा आता है। तो बिना और आप लोगों को सस्पेंस दिलाई एपिसोड ऑन को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक औरत को देख पाते हैं जो कि बोल रही थी, जून जल्दी से नीचे आओ, हमारे न्यू नेबर्स आई है। जिस वजह से जून नीचे आता है और कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है शिराशाकी जून। और फिर हमें रूमी कहने लगती है, जो कि उन दोनों ट्विन में से बड़ी सिस्टर है, कि मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे मिस्टेक किए हैं और मेरा पहला मिस्टेक ये है कि मैं जून से प्यार करने लगी। और हम देख पाते हैं कि रूमी बचपन से ही जून के क्लोज रहने की कोशिश कर रही थी और अपने मन में बता रही थी कि जून बचपन से काफी ज्यादा कूल है, वो बिल्कुल मेरा टाइप का था। अब ऐसे ही रूमी जब घर लौटती है तो घर के अंदर वो अपने छोटी बहन नाओरी और जून को एक साथ बैठे हुए देख पाती है, जिसमें रूमी पूछती है, आखिरकार तुम दोनों क्या पढ़ रहे हो। नाओरी कहती है, क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करोगे। और फिर तो वो तीनों एक साथ मिलकर बुक्स को पढ़ने लगते हैं। नाओरी और जून तो उस बुक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे। वही दूसरी तरफ जो रूमी थी वो तो बस जून को ही देखे जा रही थी और अपने मन में बोल रही थी कि मुझे जून का ये बात काफी ज्यादा पसंद है कि उसको हर चीज के बारे में नॉलेज है और हर चीज के बारे में जानता है। इसके बाद रूमी और नाओरी एक दिन जून के घर पर आते हैं और उसके मम्मी से उसके बारे में पूछते हैं, जिसमें जून की मॉम बोलती है, वो तो हमेशा बुक के अंदर घुसा रहता है, तुम दोनों जाकर उसके बुक के अंदर से उसको निकालो। लेकिन तभी जून की मॉम कुछ अजीब सा नोटिस करती है, लेकिन वो कुछ ना बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर रूमी कहती है, क्या उन्होंने नोटिस कर लिया। नाओरी बोलती है, लगता है उन्होंने थोड़ा सा अंदाज लगा लिया है। इसके बाद वहाँ पर जून आता है और कहता है कि आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो, जिसमें वो पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिसमें जून कहता है, आखिरकार तुम दोनों ने अपना हेयर स्टाइल क्यों चेंज किया है। नाओरी कहती है, क्यों, क्या तुम्हें हमारा हेयर स्टाइल पसंद आया है। लेकिन तभी रूमी कहती है, कुछ दिनों से तुम हम दोनों को इग्नोर कर रहे हो, हमने सोचा कि हम थोड़ी देर घूम कर आएंगे। जून हैरान होकर बोलता है, क्या सच में, ठीक है मैं जैकेट लेकर आता हूँ। जो सुनकर तो रूमी और नाओरी दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रूमी हमें फिर से बता रही थी कि जब मैं और नाओरी सेम हाइट के थे, सेम जैसे दिखते थे, तब सिर्फ हमारी मॉम और जूनी हम दोनों को अलग अलग बता सकती थी। यहाँ तक कि हमारे डैड को भी दिक्कतें होती थी कि आखिरकार नाओरी कौन है और रूमी कौन है। और फिर वो लोग पार्क में आते हैं और नाओरी और जो जून था वो तो झूले में झूल रहे थे। तभी रूमी आकर उससे पूछता है कि जून आखिरकार तुम कौन सा बुक पढ़ रहे हो। जिसमें जून उसको एक बुक का नाम बता देता है, लेकिन तभी वहाँ पर रूमी की दोस्त आ जाती है और उसको बुलाने लगती है। वहीं पर नाओरी तभी जून से पूछती है, तुमने वो बुक पढ़ा। जून तो शर्मा कर बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो। ये देखकर नाओरी समझ जाती है और कहती है, मुझे पता था कि तुमने वो पढ़ा है, वो तो काफी ज्यादा एडल्ट और नीच बुक है ना। ये सुनकर तो जून बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज दूर से रूमी देखती है और अपने मन में कहती है, मुझे लगता है जून मेरे से ज्यादा नाओरी के साथ ज्यादा क्लोज है। देन अगले सीन में रूमी और उसकी एक दोस्त क्लास के अंदर थे। तभी कुछ क्लासमेट आकर रूमी से पूछती है, फुरुसे-सैन के ग्रुप नाओरी को चिढ़ा रहे हैं और परेशान कर रही है। जिसमें रूमी कहती है, मुझे नहीं लगता कि नाओरी को इससे कुछ फर्क भी पड़ता होगा। उसकी ये बातें सुनकर वो दो क्लासमेट आपस में आलोचना करने लगते हैं कि देखा, नाओरी वैसी ही लड़की है, मुझे पता था। इसके बाद रूमी अपने मन में कहने लगती है कि नाओरी हमेशा अपने आप से ही बात करती है, इसके वजह से ज्यादातर लड़कियां उसको पसंद नहीं करती और उसको अप्रिशिएट नहीं करती। नाओरी ऐसा एक्ट करती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूँ उसके मन ही मन में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है। और एक मैं लौती हूँ जो कि उसके साइड में हमेशा रहती है। इस वजह से रूमी फुरुसे-सैन से बात करती है और कहती है, मुझे पता है कि गलती नाओरी की है, लेकिन फिर भी तुमने जो भी कुछ किया वो भी गलत था। फुरुसे-सैन बोलती है, इसमें तुम्हें उससे क्या। और ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से चली जाती है और अंत में रूमी कुछ नहीं कर पाती, जिस वजह से वो उदास थी। अब अगले दिन में रूमी अपने क्लास में बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसके दो क्लासमेट उसको बुलाने आते हैं और कहते हैं कि रूमी जल्दी से हमारे साथ आओ। वही नाओरी के क्लास के अंदर हम जून को देख पाते हैं, जो कि कहता है, नाओरी अब फुरुसे-सैन से माफी मांगो। जिस वजह से नाओरी फुरुसे-सैन से माफी मांग लेती है
और जून के कहने पर तो फुरुसा सैन भी नाओरी से माफी मांग लेती है और ये सब कुछ रूमी देख रही थी, जिस वजह से जून रूमी को बुलाता है। फिर वो फुरुसा से कहने लगता है, क्या तुम्हें रूमी से भी कुछ नहीं बोलना था? ये सुनने के बाद जो फुरुसा सैन थी और रूमी से भी माफी मांग लेती है। इसके बाद जून कहता है, बाकी तुम लड़कियां संभाल लो, और फिर वहाँ से जाने लग जाता है। और रूमी फिर से हमें बताने लगती है कि जून एक पीस मेकर की तरह है, वो हमेशा हीरो रोल ही प्ले करता है, जिस वजह से मैं उसके प्यार में और भी ज्यादा गिरने लगी। और जितना ज्यादा समय बीतने लगा मैं उसके प्यार में और भी ज्यादा गिरने लगी। और एक दिन मुझे रियलाइज हो ही गया कि मैं उससे सचमुच का प्यार करती हूँ। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि रूमी जून के क्लास में आती है और क्लास के अंदर जून और नाओरी बहुत ही ज्यादा बात कर रहे थे। और एक देखने के बाद रूमी थोड़ा सा उदास हो जाती है और फिर बाहर ही वेट करती है। और फिर से हमें बताने लगती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में गई तब से मैं और जून बहुत ही ज्यादा कम बात करना शुरू कर दिए, क्योंकि मैं अपने अपीयरेंस को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थी। लेकिन नाओरी जो थी वो बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं करती थी। मैं तो उन दोनों को हर दिन एक ही साथ ही देखती थी। मैं भी नाओरी की तरह जून के साथ बहुत ज्यादा समय बिताना चाहती थी। अब हम एक दिन रूमी को देख पाते हैं जो कि रेडी हो रही थी और फिर हिम्मत करके जून को मैसेज करती है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर में जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। जिसके बाद वो नाओरी से पूछती है, मैं स्टोर जा रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? जवाब में नाओरी जो कि नहा रही थी वो कहती है, मेरे लिए एक पुडिंग लाना। देन अगले सीन में वो दोनों सब कुछ खरीद कर वापस जाने लगते हैं और इसके बाद वो लोग एक बार पार्क में जाते हैं। जून पूछता है, तो फिर आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? रूमी उसको बैठने के लिए बोलती है और कहती है, मुझे तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। जिसके बाद वो दोनों फिर से बुक्स के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी रूमी हिम्मत करके बोलती है, जून क्या तुम मुझे डेट करोगे? जिसमें कि जून कंफ्यूज होकर पूछता है, आखिरकार अब ये कहाँ से आया? रूमी तो बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी वो जून से कहती है, नेक्स्ट ईयर हम दोनों थर्ड ईयर में पहुंच जाएंगे, और क्या तुम हाई स्कूल में जाने से पहले एक बार डेटिंग करना एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो? आजकल के तो ज्यादातर लड़के लड़कियां बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो मुझे लगा क्यों ना हम दोनों भी एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मेरे साथ कंफर्टेबली फील करोगे। ये सब सुनकर तो जून कुछ नहीं कहता और बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। और इस वजह से जो रूमी थी वो अपने मन में कह रही थी, मैं काफी ज्यादा पैथेटिक लग रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं अभी रो दूंगी। लेकिन तभी जून कहता है, क्या तुम सच में रूमी मेरे साथ डेट करना चाहती हो? जवाब में रूमी हाँ कहती है। जून कहता है, ठीक है तो फिर चलो एक बार करते हैं। रूमी तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन में वो ये सब कुछ अपनी बहन नाओरी को भी बता देती है। नाओरी तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और अपना पुडिंग खाती है। और फिर रूमी और जून तो काफी ज्यादा डेट पर भी जाते थे। और रूमी हमें फिर से बता रही थी, पहले मुझे काफी ज्यादा गिल्ट फील होता था, लेकिन जब मैं उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगी तब मुझे ये फील भी फेड होने लगा। एक स्पोर्टी गर्ल और एक स्मार्ट लड़का, मुझे लगता है ये स्कूल की एकदम परफेक्ट जोड़ी थी। और वो दोनों ऐसा ही करते करते काफी ज्यादा क्लोज भी आ जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। और फिर एक दिन अकेले जून छत पर बुक पढ़ रहा था, तभी रूमी वहाँ पर आ जाती है, जो देखकर जून खुश होकर उसको हक करता है। रूमी बोलती है, ऐसा मत करो, कोई देख लेगा। जून कहता है, कोई नहीं देखेगा, मुझे करने दो। और फिर जून पूछता है, रूमी आखिरकार हमारे रिलेशनशिप को हम सीक्रेट क्यों रख रहे हैं? रूमी बोलती है, लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सीक्रेट रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा मजेदार होता है। इसके बाद रूमी हमें फिर से बताने लगती है, मैंने जून से तो हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने को बोल दिया, लेकिन मैंने इस बारे में मेरी बहन नाओरी को बता दिया था। हम दोनों ही इस बारे में सुनना भी चाहते थे और नहीं भी, लेकिन मेरी बहन नाओरी काफी ज्यादा बेवकूफ है, वो अपने आप को लेकर कभी भी क्लियर नहीं थी। इसके बाद फिर से एक दिन जो रूमी थी और रेडी होकर जून को मैसेज करती है कि मैं स्टोर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। और अपने मन में कह रही थी कि मैं बहुत ज्यादा गंदी हूँ, मुझे अपने आप को बड़ी दीदी कहने का कोई हक नहीं है। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं रूमी कहने लगती है, जून आज हमारा रिलेशनशिप यहीं पर खत्म करते हैं, आज हम ब्रेकअप कर लेते हैं। जून शॉक्ड होकर पूछता है, लेकिन क्यों, आखिरकार ये कहाँ से आया? रूमी कहती है, मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें अचानक से डंप कर दिया, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, सभी गलती मेरी है, लेकिन इन समय में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, तुम्हारा शुक्रिया जून कुन। वहीं पर जून तो मानो दंग होकर बस उसी को ही देखे जा रहा था। इसके बाद हमें फिर से पास्ट के सीन को दिखाया जाता है और इस बार हमें नाओरी के पर्सपेक्टिव से सब कुछ दिखाया जाएगा। नाओरी हमें बता रही थी कि मैं बचपन से ही काफी ज्यादा एक बेकार इंसान थी और हम देख पाते हैं एक
दिन ऐसे ही नावरी बुक पढ़ रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर पुरुष सैन आकर उसके बुक को छीन लेती है और उसको चिढ़ाने लगती है। नावरी उसको वापस करने के लिए तो बोलती है, लेकिन फुरुसुसैन उस बुक को वापस नहीं करती, जिस वजह से नावरी उनसे बुक छीन लेती है और फिर फुरुसुसैन को उल्टा सीधा बोलकर वहाँ से चली जाती है। इस वजह से फुरुसुसैन भी उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और नावरी फिर से हमें बताने लगती है कि मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फ स्टेम्ड हूँ। यहाँ तक कि नावरी को पता होता है कि उसके पीठ पीछे हर कोई उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लोनर कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी नावरी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको रियल वर्ल्ड और रियल लोगों के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और नावरी कहने लगती है कि मैं हमेशा अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझती थी, लेकिन एक बंदा था जुनकुन जिसने कि मुझे असली दुनिया दिखाया और उसके बारे में सब कुछ समझाया, मुझे ड्रीम वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में लाया और हम्बल कैसे रहते हैं ये भी सिखाया। वो एक नंबर का एक स्टूपिड था। इसके बाद मिडिल स्कूल में भी नावरी और जुनकुन एक ही क्लास में थे और वो दोनों तो काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे और काफी ज्यादा बात भी करते थे, लेकिन रूमी दूसरे क्लास में थी और कभी कभार वो इस क्लास में आती थी। और फिर नावरी हमें फिर से बताने लगती है, मुझे कभी लंबे अरसे से पता था कि मेरे बहन को जुनकुन से प्यार है, इस वजह से मैं उससे कभी भी कह नहीं पाई कि आखिरकार मैं कैसा फील करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो सब कुछ भी चला जाए। रिलेशनशिप को मेरे लिए कंफर्टेबल रखना यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और हमें पता चलता है कि नावरी तो हमेशा हर किसी से टॉप में रहने की कोशिश करती है और सब कुछ फास्ट करती है, यहाँ तक कि जो एग्जाम है वो भी सबसे पहले देती है। और तो वो दोनों हमेशा एक साथ घर जाते थे। तभी मैं हमेशा जुनकुन से बुक्स के बारे में बात करती थी ताकि उसको कुछ भी एक्सक्यूज ना लगे। सच बात तो ये था कि मैं कुछ भी नहीं थी बल्कि एक कावड़ थी। इसके बाद फिर से हम वही दिन को देख पाते हैं जहाँ पर रूमी नावरी को आकर कहती है कि मैं और जून अब से डेट करेंगे, मैंने उसको प्रपोज कर दिया। जो सुनने के बाद नावरी खुश होकर उसको कांग्रेचुलेशन करती है। रूमी कहती है, मुझे पता था कि ये सुनकर तुम भी खुश हो जाओगी। नावरी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हर चीज में मदद करूंगी। लेकिन इसके बाद नावरी जैसे अपने कमरे के अंदर आती है तो वो अपना असली रूप दिखाती है। असल में रूमी और जून डेट करने लगे थे, जिस वजह से नावरी काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन वो कर ही कह सकती है। इसके बाद हम ये भी देख पाते हैं जो कि नावरी थी वो रूमी को ड्रेस पिकअप करने के लिए भी मदद करती है और डेट में हर एक इंस्ट्रक्शन भी देने लगती है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस वजह से रूमी नावरी को थैंक यू करती है, लेकिन तभी जो नावरी थी अपने मन में कहती है, मैं काफी ज्यादा वंडर थी कि आखिरकार मेरी दीदी और जुनकुन क्या बातें करते थे वो जानने के लिए। जुनकुन एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है जो कि इस दुनिया में हर एक चीज के बारे में जानता है, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। और मेरी दीदी रूमी हमेशा प्रेजेंट मोमेंट को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी फील भी कर पाऊंगी कि उनका स्पेशल टाइम कैसा होता है। इसके बाद नावरी फिर से नहा रही थी और बाहर रूमी आकर उससे पूछती है, मैं स्टोर जा रही हूँ, तुम्हारे लेकर क्या लेकर आऊँ। जवाब में नावरी उसको पुडिंग कहती है। कुछ देर बाद रूमी आकर कहती है, मैं जुनकुन से ब्रेकअप कर लिया। नावरी काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और पूछती है, लेकिन आखिरकार क्यों। जवाब में रूमी कहती है, मैं उसको डिसलाइक नहीं करती, लेकिन लगता है कि वो समय अब आ चुका है। नावरी पूछती है, आखिरकार जुनकुन ने क्या कहा। रूमी बोलती है, उसको कोई भी आइडिया नहीं कि वो आखिरकार मैं उससे ब्रेकअप क्यों कर रही हूँ, मैंने उससे फोर्सफुली ब्रेकअप कर लिया। लेकिन इन समय में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया, हम दोनों ने काफी सारे मेमोरीज बनाए और तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए नावरी। नावरी बोलती है, क्या तुम बेवकूफ हो, आखिरकार तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो। रूमी कहती है, मेरे और जुनकुन के डेट के बारे में तुमने कुछ नहीं पूछा, इस वजह से। देन अगले दिन में नावरी को नींद नहीं आ रही थी और वो इसी बारे में सोच रही थी। वही दूसरी तरफ जुनकुन को भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो फिर आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करके ही बताना। जितना ज्यादा आप लोग लाइक और कमेंट करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।